अमूमन विमान हाईजैकिंग जैसी घटनाओं को आतंकियों द्वारा ही अंजाम दिया जाता है और पकड़े जाने पर उन आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती है। मगर आज हम आपको विमान हाईजैकिंग की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जहां विमान का अपहरण करने वाले अपराधियों को न सिर्फ जेल से छोड़ा गया, बल्कि वो अपराधी आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री तक बने और वर्षों तक पद पर रहे। इतना ही नहीं, एक नहीं बल्कि हाईजैकिंग में शामिल दो दो अपराधी प्रधानमंत्री बने। इस विमान हाईजैकिंग से भारत का भी गहरा रिश्ता था। तो आखिर ये घटना कहां की है? कौन विमान हाईजैकर था जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बना? और इस विमान अपहरण की वजह क्या थी? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। यकीन से परे इस कहानी को हम शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 10 जून 1973। तय शेड्यूल के मुताबिक रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक 19 सीटर पैसेंजर एयरक्राफ्ट 19 यात्रियों को लेकर नेपाल के विराटनगर एयरपोर्ट से काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए तैयार था। इस फ्लाइट में 19 पैसेंजर्स के अलावा 3 क्रू मेंबर्स थे। 19 पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर बेहद खास था। वो थी उस समय बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान रखने वाली एक्ट्रेस माला सिन्हा। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाने के बाद फाइनली 8:30 पर फ्लाइट अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ती है। फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद कुछ मिनट बीत जाते हैं तो फ्लाइट के अंदर मौजूद यात्री भी निश्चिंत हो जाते हैं और अपनी मंजिल आने का इंतजार करने लगते हैं। मगर उन्हें कहां पता था कि उनका ये इंतजार उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा होने वाला है और अगले ही कुछ मिनट में जहाज में एक बड़ी अनहोनी होने वाली है। दरअसल जब जहाज को टेक ऑफ किए हुए महज 5 मिनट ही होते हैं कि अचानक से 3 यात्री अपनी अपनी सीट से उठते हैं और सीधे कॉकपिट में जाकर पायलट के सर पर पिस्तौल तान देते हैं। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति हाथ में जिंदा हैंड ग्रेनेड लेकर जहाज के अंदर खड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है कि अगर किसी ने जरा सी भी चालाकी की तो सब के सब मारे जाओगे, इसलिए बेहतर है कि सब खामोश बैठे रहो। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी यात्री खामोश रहते हैं। यात्रियों पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित करने के बाद अब ये हाईजैकर पायलट को डरा धमकाकर अपने हिसाब से जहाज उड़ाने का दबाव बनाने लगते हैं। हालात को देखते हुए पायलट भी इन हाईजैकर्स की बात मानने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन हाईजैकर्स के पास बंदूक के साथ साथ बम भी था। अगले ही पल एक हाईजैकर अपनी पॉकेट से कागज का एक टुकड़ा निकालता है और जहाज को उस कागज के टुकड़े पर बने नक्शे के हिसाब से उड़ाने के लिए कहता है। नक्शे से समझ आ रहा था कि जहाज का रुख मोड़कर अब विराटनगर से काठमांडू की बजाय विराटनगर से बिहार की तरफ करना था। आपने सही सुना, बिहार के फारबिसगंज की तरफ। ज्यादातर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस हाईजैकिंग का मकसद क्या है और फ्लाइट को बिहार ले जाने का क्या मतलब है। फिर भी हाईजैकर के कहने पर अब जहाज को कागज पर बने मैप के हिसाब से उड़ाते हुए बिहार की तरफ मोड़ दिया जाता है और कुछ ही समय बाद जहाज बिहार के फारबिसगंज के आसमान में उड़ने लगता है। इतना सब कुछ हो रहा था मगर हाईजैकर ने अब तक अपनी कोई डिमांड भी नहीं बताई थी और ना ही किसी यात्री को कोई नुकसान पहुंचाया था। इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस जहाज को हाईजैक करने का मकसद क्या है। अब तक जहाज के अंदर मौजूद लोगों के सामने जहाज हाईजैक करने के मकसद स्पष्ट भी नहीं हो पाया था कि अब उनके सामने एक नई समस्या आ गई थी और समस्या की वजह थी हाईजैकर की नई डिमांड। अब हाईजैकर्स पायलट पर जहाज को फारबिसगंज के एक घास से भरे मैदान में उतारने के लिए कहते हैं। यह खतरे से खाली नहीं था। पायलट उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इस तरीके से जहाज को एक मैदान में उतारने की कोशिश करेंगे तो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। मगर समझाने के बावजूद हाईजैकर्स नहीं मानते हैं और जहाज को उसी खाली मैदान में उतारने की जिद करने लगते हैं। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो आखिरकार पायलट जहाज को उसी घास वाले मैदान में उतारने के लिए राजी हो जाते हैं। अब जहाज मैदान में उतर चुका था, लेकिन अब भी पायलट और दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे थे कि जहाज को यहां उतारने का मकसद क्या है और हाईजैकर्स का अगला मूव क्या होने वाला है। खैर, जब जहाज लैंड हो जाता है तो कुछ लोग भागते हुए जहाज के पास आते हैं और जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद 3 बक्सों को जल्द से जल्द वहां से उतारकर पहले से मैदान में खड़ी एक जीप पर डालते हैं और वहां से सभी रफू चक्कर हो जाते हैं। वो तीनों हाईजैकर्स भी जहाज से उतर जाते हैं। मतलब यहां जहाज को हाईजैक करने का मकसद
पूरा हो चुका था। सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित थे। तो आखिर जब इन अपहरणकर्ताओं ने ना तो किसी पायलट को, ना ही किसी यात्री को नुकसान पहुंचाया और ना ही अपनी कोई बात मनवाई, तो आखिर इस हाईजैक का मतलब क्या था? दरअसल मतलब जहाज से उतारे गए उस 3 बक्सों से था। जहाज से जो 3 बक्से उतारे गए थे उसमें 30 लाख भारतीय रुपए थे। 30 लाख रुपया आज भी कोई छोटी रकम नहीं है, तब तो उसकी वैल्यू और भी ज्यादा थी। तो आखिर ये 30 लाख रुपए किसके थे और जहाज में क्या कर रहे थे? ये 30 लाख भारतीय रुपए नेपाल सरकार के थे, जो भारत से नेपाल लाए जा रहे थे। पहले ये पैसा बिहार के अररिया से सड़क के माध्यम से विराटनगर पहुंचाया गया और विराटनगर से इस पैसे को इसी जहाज के जरिए 3 बक्सों में रखकर काठमांडू पहुंचाना था और वहां से ये पैसा नेपाल के राष्ट्रीय बैंक में चला जाता। मगर ऐसा कुछ हो नहीं सका, क्योंकि रास्ते से ही ये पैसे उड़ा लिए गए। ये नेपाल के इतिहास की पहली हाईजैकिंग और पहली इतनी बड़ी चोरी थी। पूरे नेपाल में हंगामा मच चुका था और चूंकि इतने बड़े कांड को भारत में अंजाम दिया गया था, इसलिए भारतीय सरकार भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर जल्द से जल्द इस अपहरण कांड में शामिल अपराधियों को पकड़ना चाहती थी। इस पूरे मामले की जांच नेपाल के साथ साथ भारत में भी शुरू होती है। कुछ ही इन्वेस्टिगेशन के बाद जहाज के अंदर मौजूद हाईजैकर्स की पहचान बसंत भट्टाराय, दुर्गा सुवेदी और नागेंद्र प्रसाद धुंगेल के तौर पर की जाती है। शुरुआती जांच में ही खुलासा होता है कि इस लूटकांड को नेपाल कांग्रेस से जुड़े लोगों ने अंजाम दिया है। समय के साथ जांच आगे बढ़ती है तो इस लूटकांड में शामिल अपराधियों की लिस्ट भी लंबी होती चली जाती है। इस पूरी लूटकांड का मास्टरमाइंड गिरिजा प्रसाद कोइराला को बताया जाता है। नेपाल पुलिस के हाथ तो खाली रहते हैं, मगर भारतीय पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए ही कुछ ही महीनों के अंदर कई अहम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। दरअसल ये वो समय था जब नेपाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका था और सारा सिस्टम नेपाल के राजा अपने हाथ में ले चुके थे। सभी तरह के राजनीतिक पार्टियों को बंद कर दिया गया था और पंचायत स्तर से शासन चल रही थी। ये बात लोकतंत्र के हिमायतियों को पसंद नहीं आई और उन्होंने नेपाली राजा के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला किया और संघर्ष के रास्ते पर उतर आए। इस मूवमेंट को बड़े स्तर पर लीड कर रहे थे गिरिजा प्रसाद कोइराला और नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में यह पूरा मूवमेंट चल रहा था। लंबे समय तक ये मूवमेंट लोगों द्वारा दिए गए चंदे के पैसों से चल रहा था, मगर एक समय ऐसा आया जब विद्रोहियों के पास पैसों की भारी कमी हो गई और ऐसा लगने लगा कि इन लोगों का लोकतंत्र के समर्थन में चलाया जा रहा विरोध पैसों की कमी की वजह से बंद हो जाएगा। ऐसे में गिरिजा प्रसाद कोइराला ने पैसे जुटाने के तरीकों पर काम करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक लोगों से मिलने लगे। जब गिरिजा प्रसाद कोइराला पैसे जुटाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसी दौरान उनकी मुलाकात दुर्गा सुवेदी नाम के एक व्यक्ति से हुई। दुर्गा सुवेदी भी लोकतंत्र के हिमायती थे और खुलकर नेपाल के महेंद्र परिवार का विरोध करते थे। इसी कारण इन्हें जेल में भी डाल दिया गया था। जेल में रहते हुए दुर्गा कुछ वर्षों पहले जापान में पैसों के लिए अपहरण किए गए जहाज अपहरण कांड के बारे में पढ़ते हैं। उन्हें यह आइडिया पसंद आता है और वो यही आइडिया गिरिजा प्रसाद कोइराला को भी देते हैं कि अगर हमने सरकार का पैसा लूट लिया तो फिर हमारी समस्या कम हो सकती है। गिरिजा प्रसाद कोइराला को भी यह आइडिया अच्छा लगता है और अब ये दोनों मिलकर एक जहाज हाईजैकिंग के जरिए पैसा निकालने की फिराक में लग जाते हैं। इसी कोशिश के तहत इन दोनों की मुलाकात मदन आर्यल नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो विराटनगर में नेपाली राष्ट्रीय बैंक में काम करते थे। मदन भी लोकतंत्र के समर्थक थे। ऐसे में गिरिजा प्रसाद कोइराला मदन को अपने प्लान के बारे में समझाते हैं और मदन से बैंकों में होने वाले पैसों के मूवमेंट से जुड़ी जानकारी लेने लगते हैं। क्योंकि मदन बैंक में ऊंचे पद पर कार्य करता था, इसलिए उसे हर छोटे बड़े बात की इंफॉर्मेशन होती थी। एक दिन मदन को पता चलता है कि नेपाली सरकार भारत से 30 लाख रुपए जहाज के जरिए मंगवा रही है। मदन इस बात की जानकारी गिरिजा प्रसाद कोइराला को देता है और फिर तय किया जाता है कि अब सभी क्रांतिकारी मिलकर यही पैसा लूटेंगे और इन पैसों का इस्तेमाल नेपाल में लोकतंत्र के समर्थन में चल रहे आंदोलनों को गति देने के लिए तथा आंदोलन के लिए हथियार खरीदने के लिए किया जाएगा। सब कुछ तय होने के बाद इस मिशन में बसंत भट्टाराय और नागेंद्र प्रसाद धुंगेल को भी शामिल किया जाता है और यही दोनों दुर्गा सुवेदी के साथ मिलकर जहाज को हाईजैक करते हैं। इस प्लेन हाईजैकिंग प्लान में कुछ भारतीय लोगों को भी शामिल किया गया था। प्लान में शामिल प्रमुख भारतीयों में गणेश शर्मा नाम का भी एक व्यक्ति था।
जब ये लोग जहाज को फारबिसगंज के मैदान में लैंडिंग करवा लेते हैं तो सबसे पहले गणेश शर्मा ही एक जीप लेकर जहाज के पास आता है और फिर जहाज में से पैसों से भरे तीनों बक्सों को उतारकर जीप में डाल दिया जाता है और फिर सभी हाईजैकर्स तथा उनके साथी जीप से वहां से निकल जाते हैं। खुलासे के मुताबिक अब ये सभी पैसे को लेकर सबसे पहले दार्जिलिंग जाते हैं और 3 अलग अलग गाड़ियों को बदलते हुए ये दार्जिलिंग से बनारस पहुंचते हैं और बनारस के बाद ये सभी पैसे लेकर मुंबई जाते हैं। फाइनली मुंबई में पैसे को ठिकाना लगा दिया जाता है। पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में गिरजा प्रसाद कोइराला के अलावा चक्र प्रसाद बस्तोला ने भी अहम किरदार निभाया था। इस दौरान हाईजैकर्स लगातार दिल्ली भी आ जा रहे थे क्योंकि उन दिनों नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे बीपी कोइराला दिल्ली में ही रह रहे थे और ये भी इस मिशन में जुड़े हुए थे। दिल्ली में उन दिनों बीपी कोइराला की पहुंच पैरवी काफी ऊपर तक थी, इसलिए हाईजैकर्स को छिपने के लिए भी एक सेफ जगह मिल गई थी। बीपी कोइराला के बारे में आपको बता दें कि ये 1959 से 1960 तक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे। यही बीपी कोइराला बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला के ग्रैंडफादर भी हैं। इसके अलावा बीपी कोइराला के बड़े भाई गिरजा प्रसाद कोइराला और छोटे भाई मातृका प्रसाद कोइराला भी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पुलिस पूछताछ में हाईजैकर्स द्वारा किए गए खुलासे में जितने भी नाम आए, पुलिस ने उन सभी को 1 साल के अंदर गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ नागेंद्र धुंगेल नाम के व्यक्ति को पुलिस नहीं पकड़ पाई। सभी को गिरफ्तार करने के बावजूद पैसा रिकवर नहीं किया जा सका क्योंकि हाईजैकर ने उन पैसों को पहले ही ठिकाने लगा दिया था। गिरजा प्रसाद कोइराला समेत लगभग दर्जन भर व्यक्तियों को विमान अपहरण के आरोप में गिरफ्तार करते हुए भारत के अलग अलग जेलों में बंद कर दिया जाता है। इस लूटकांड के मास्टरमाइंड गिरजा बाबू को 3 साल की सजा होती है। हालांकि 1975 में जब भारत में आपातकाल का दौर खत्म हो जाता है तो जेल में कैद इन सभी आरोपियों को भी धीरे धीरे रिहा कर दिया जाता है और ये सब भी अपने अपने तरीके से नेपाल में चल रहे मिशन को गति देने में लग जाते हैं। वैसे तो इन लोगों ने पैसा इसलिए चुराया था कि नेपाल में लोकतांत्रिक राज वापस लाने के लिए चल रहे आंदोलनों को गति दी जाए और इन पैसों के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार खरीदे जाएं। मगर इस लूटकांड के कुछ ही समय बाद नेपाली कांग्रेस के टॉप लीडर्स पर यह आरोप लगने लगा कि इन लोगों ने जिस मकसद से वो पैसे चुराए थे उस पर वो कायम नहीं रह सके और बड़े पैमाने पर पैसों का मिसयूज किया गया। आरोप तो यहां तक लगने लगा कि कई बड़े नेपाली नेताओं ने भी इस पैसे का उपयोग अपने पर्सनल यूज के लिए किया। इन सभी आरोपों के बीच संघर्ष का दौर चलता रहा और फाइनली नेपाल में एक ऐसा समय आ गया जब लोकतंत्र के लिए चल रहे आंदोलनों को कामयाबी मिलनी शुरू हो गई और देखते ही देखते नेपाल में राजशाही का अंत हो गया और एक बार फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था नेपाल में लागू कर दी गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद जो गिरजा प्रसाद कोइराला कभी विमान अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे वही नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। गिरजा प्रसाद कोइराला एक बार नहीं बल्कि 4 टर्म्स यानी 1991 से 1994 तक, फिर 1998 से 1999 तक, फिर 2002 से 2006 तक तथा 2006 से 2008 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। नेपाल के इतिहास के पहले विमान अपहरण कांड में शामिल लोगों में केवल गिरजा प्रसाद कोइराला ही ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जो ऊंचे पद पर गए, बल्कि इस अपहरण कांड में जितने भी लोग शामिल थे सभी समय के साथ नेपाल में ऊंची ऊंची पदों पर पहुंचने में कामयाब रहे। इस लूटकांड में सुशील प्रसाद कोइराला भी बढ़ चढ़कर शामिल हुए थे और उन्होंने भी इस प्लेन हाईजैकिंग में काफी अहम भूमिका निभाई थी। समय का खेल देखिए कि अपहरण के बाद छुप छुप कर वर्षों तक जिंदगी बिताने वाले सुशील कोइराला कुछ समय तक जेल में भी रहे और फिर सब कुछ नॉर्मल होने के बाद जब नेपाल वापस गए तो लोकतंत्र की वापसी के साथ ये भी सत्ता में वापस आए और अपने भाई की तरह ये भी नेपाल के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। सुशील प्रसाद कोइराला 11 फरवरी 2014 से 10 अक्टूबर 2015 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे। जिस तरह इस प्लेन हाईजैकिंग में शामिल सभी आरोपी एक समय के बाद नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए और ऊंची ऊंची राजनीतिक पदों तक पहुंचने में कामयाब हुए, उसी तरह जिस DHC-6 ट्विन ऑटर जहाज को हाईजैक करके पैसा चुराया गया था वो जहाज भी तुरंत ही सर्विस में वापस आ गया और लंबे समय तक रॉयल नेपाल एयरलाइंस का हिस्सा बना रहा। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की विदाई सुखद तरीके से नहीं हो पाई क्योंकि अपहरण की घटना के बाद भी वर्षों तक ये जहाज सेवा में लगा रहा और फाइनली 2014 के फरवरी महीने में उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब इस जहाज में 18 लोग सवार थे
एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट की वजह से सभी 18 के 18 लोग मारे गए। इस विमान के क्रैश के बाद एक बार फिर से जहाज के टुकड़ों को जमा किया गया और फिर उसे अच्छे से जोड़ते हुए इसे फिर से तैयार किया गया और फिर इसे संघर्ष का प्रतीक बनाते हुए नेपाल के एक म्यूजियम में डाल दिया गया। उस समय दुनिया ने इस अपहरण कांड की काफी आलोचना की थी, मगर नेपाली कांग्रेस के लिए यह अपहरण आज भी सम्मान की बात है और नेपाली कांग्रेस से जुड़े लोग अक्सर इस अपहरण कांड के जरिए यह बताने की कोशिश करते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र स्थापना के लिए इन लोगों ने कितना संघर्ष किया है। हाल ही में इसी प्लेन हाईजैकिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी, जिसे बड़े सम्मान के साथ नेपाल में बड़े स्तर पर दिखाया गया था। इस विमान अपहरण कांड के बारे में एक सवाल आमतौर से लोगों पर ध्यान में आता है कि आखिर इस जहाज को घास से भरे मैदान में उतारने का बड़ा जोखिम क्यों लिया गया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब यही सवाल हाईजैकर से पुलिस द्वारा पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पहले प्लान था कि बिहार के किसी एयरपोर्ट पर जहाज को उतारा जाए, मगर यह प्लान बदलना पड़ा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा था। अगर प्लेन किसी एयरपोर्ट पर उतरता तो वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी अपहरणकर्ताओं को मार भी सकते थे। बस इसीलिए प्लान को बदलते हुए खतरा उठाने का फैसला किया गया और जहाज को घास वाले मैदान में उतारा गया। दोस्तों, विमान अपहरण की इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और हैरान कर देने वाली सच्ची कहानियों के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।